Chronic otitis media. Previously, I discussed in the part 1 of the video the acute otitis media, that was the acute inflammatory condition beta of the mucosal lining of the middle ear cleft. In the previous video lecture, I told you what do I mean by middle ear cleft. And previously, it was an acute inflammation, by the way, but here it is the same thing, but the inflammation is chronic, right? It is for a long period of the time, and there are two clinical types of the chronic variety of the otitis media. One type is the tubotympanic type and another is the एटिकोएंट्रल टाइप, राइट? ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप एंड एटिकोएंट्रल टाइप, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन होती हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की, लेकिन दीज आर द टू विल बी डिस्कसिंग. One is the tubotympanic type, which is having the benign course, and this disease is not very much aggressive. It is having a benign course. It is indolent, right? Indolent behavior इसका होता है. इसको हम क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विदाउट कोलिस्टिटोमा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोलिस्टिटोमा नहीं बनते. कोलिस्टिटोमा क्या होते हैं मैं बताता हूँ. ये एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ होती है ईयर के अंदर. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, बट हेयर that there are two clinical types of the chronic otitis media. One is the tubotympanic type and one is the eticoantral type. Comparing these two, tubotympanic type is having the benign course. It is not aggressive. It is indolent. However, the eticoantral is more aggressive condition. Tubotympanic type is also known as the chronic suppurative otitis media without cholesteatoma, क्योंकि इस condition के अंदर cholesteatoma नहीं बनते, right? What are these stomas? These are the skin abnormal skin growth in the ear. I'll be discussing about that, right? Eticoantral type is more aggressive, right, compared to tubotympanic type. इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इसका दूसरा नाम है क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विथ कोलिस्टिटोमा, क्योंकि इसके अंदर कोलिस्टिटोमा बनते हैं, ठीक है बेटा? न्यूअर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, लेट मी टेल यू. या on the basis of the inflammation. Well, this is the one we'll be discussing, the tubotympanic type and the eticoantral type. However, there is a newer classification as well. That is, okay, there is chronic inflammation. There is chronic otitis media of two types. One in which the inflammation is active with the pus formation, and one in which the inflammation is not active. ओके, वन इज़ कॉल्ड एक्टिव, जिसमें इन्फ्लेमेशन के साथ पस फॉर्मेशन भी होती है, और एक होती है इनएक्टिव टाइप, जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती और पस फॉर्मेशन भी नहीं होती, ठीक है? ओके, एंड दिस वैरायटी कैन बी द म्यूकोजल और स्क्वामस. म्यूकोजल टाइप जिसको हम टिबोटिम्पेनिक भी कहते हैं, और स्क्वामस टाइप जिसमें कोलिस्टिटोमा बनते हैं, दैट इज़ रेफरिंग टू द एटिकोएंट्रल टाइप. समझ आई बात आपको बेटा मेरी? देखें, पहले हमने कहा कि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया दो तरह की होती है. या क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के दो क्लिनिकल टाइप्स होती हैं. एक होती है ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप और एक होती है एटिकोएंट्रल टाइप, ठीक है? ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप बिनाइन होती है, अग्रेसिव नहीं होती. ये ज़्यादा अग्रेसिव होती है. इसके अंदर कोलिस्टिटोमा नहीं बनते, इसके अंदर कोलिस्टिटोमा बनते हैं. एक और क्लासिफिकेशन है जो कि इसी की बेस पे दरअसल मैं किस तरीके से बताऊं कि एक होती है एक्टिव क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होती है, एक होती है इनएक्टिव क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया. एक्टिव वैरायटी में इन्फ्लेमेशन होती है और साथ में पस फॉर्मेशन भी होती है. इनएक्टिव वैरायटी में देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन विद नो पस फॉर्मेशन. जो एक्टिव वैरायटी है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की, उसमें दरअसल ये दोनों टाइप्स आ जाती हैं. एक ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप यू कैन सी, जिसको मिकोजल भी कहते हैं, और एक स्क्वामस टाइप जिसमें कोलिस्टिटोमा बनते हैं, यानी कि ये इस टाइप की बात कर रहा है, एटिकोएंट्रल की. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्यूबोटिम्पेनिक और एटिकोएंट्रल टाइप जो हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के, वो एक्टिव वैरायटी में आते हैं या इनएक्टिव में आते हैं? वो एक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है? Mucosal one is the tubotympanic and the squamous one is this eticoantral. So I hope you are now clear with this classification. These two categories we'll be discussing, which are actually the active chronic otitis media. So I think I should be starting from this tubotympanic type and then the eticoantral type, right? Okay. So there we go. Just zoom into this. Yeah. The very first type of the chronic suppurative otitis media, very first type of chronic suppurative otitis media
that is the tubotympanic type. By the way, it is always a complication of the acute otitis media. It is more common than the aticoenteral type of the chronic suppurative otitis media. कहने का मकसद ये है कि एक पेशेंट है जिसको सबसे पहले डेवलप होती है acute otitis media, ठीक है, और acute otitis media कॉम्प्लिकेट करके क्या बनाती है, क्रॉनिक, मतलब अगर लंबे समय तक चल जाए तो क्रॉनिक otitis media. Especially what type of the chronic otitis media? Tubotympanic type. So देखें क्या लिखा हुआ है, tubotympanic type is always a complication of the acute otitis media. The other variety, aticoenteral type, may be due to some other reasons as well, but the tubotympanic variety of the chronic suppurative otitis media is always a complication of the acute otitis media. So you develop the acute otitis media, it will complicate into the chronic variety of the otitis media. And the what type of chronic otitis media will you develop? Tubotympanic type, right? Okay. और दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी बेटा क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की, एक tubotympanic टाइप, एक aticoenteral टाइप. tubotympanic हम डिस्कस कर रहे हैं. इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी टाइप है? tubotympanic टाइप, द वन वी आर डिस्कसिंग, ठीक है. इट इज़ मोर कॉमनर देन aticoenteral chronic suppurative otitis media, ठीक है. In this case you will see the persistent perforation of the tympanic membrane, and the infection actually spreads via the eustachian tube to the tympanic cavity. Therefore it is called the tubotympanic type. However, sometimes infection can enter from the external auditory canal through the perforated membrane into the middle ear. The chronic suppurative otitis media के दो टाइप्स, एक tubotympanic टाइप, एक aticoenteral टाइप. tubotympanic टाइप मोस्ट कॉमनली किस में से डेवलप होती है? acute otitis media में से, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पहुँचा कैसे? मिडिल ईयर क्लेफ्ट में, जैसे acute otitis media में पहुँचा था. क्योंकि देखें ना, जो ये वैरायटी है आपकी chronic suppurative otitis media की, tubotympanic वैरायटी, ये डेवलप ही acute से हो रही है. तो जिस तरीके से acute otitis media हुई, दरअसल वैसे ही ये वैरायटी होगी chronic otitis media की. acute otitis media में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आता है बेटा आपके मिडिल ईयर में, कैसे पहुंचता है? मैंने बताया था ना, या तो वो यूस्टेशियन ट्यूब से आता है या तो फिर डायरेक्टली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आ सकता है, ठीक है. ओके. एंड इन दिस टाइप ऑफ द chronic suppurative otitis media there is always persistent perforation of the tympanic membrane. ज़रा अब इस tubotympanic टाइप को तफसील से थोड़ा डिस्कस करते हैं. अच्छा, और इसको tubotympanic कहते क्यों हैं, ये बात तो मैंने बताई नहीं आपको. इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब से भी इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो सकता है, यूस्टेशियन ट्यूब से, और टिम्पेनिक कैविटी से भी आता है ना. या तो यूस्टेशियन ट्यूब से आएगा या तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होता हुआ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर मिडिल ईयर में आएगा. सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर इनटू द मिडिल ईयर थ्रू टू वेज, आइदर थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब or from the external auditory canal right across the tympanic membrane. So therefore we call it tubotympanic type of the chronic suppurative otitis media. I don't know why, but I still want to recap it once again. Chronic suppurative otitis media दो तरह की होती है. I hope it is visible. दो तरह की होती है, एक होती है tubotympanic टाइप, एक होती है aticoenteral टाइप. जो tubotympanic टाइप होती है वो बिनाइन होती है, ठीक है, ज़्यादा कॉमन होती है, लेस अग्रेसिव होती है, ठीक है, और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में से डेवलप होती है. ये वैरायटी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की किस में से डेवलप होती है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में से. इसको tubotympanic क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो ट्यूब से आता है या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू आता है. सही, बस अब तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें. आगे चलते हैं. Now, let's talk about the pathology of what? Tubotympanic type of the chronic suppurative otitis media. Tubotympanic type की pathology. You will see there is perforation in the tympanic membrane, persistent perforation, and the perforation is always central, right? You will see central perforation. And the perforation can be of any size, any shape, right? And you will see the mucosa of the middle ear will be red, velvety, and edematous. This is the inflammatory signs.
It's a chronic inflammation. There is red velvety edematous mucosa of the middle ear. Ossicles बिल्कुल ठीक होते हैं, इंटैक्ट होते हैं. Occasionally polyp बन सकता है, pedunculated swelling of the mucous membrane occasionally as a result of the as a result of long standing chronic suppurative otitis media, particularly the type we are discussing, that is the tibotympanic type. लंबा चलती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन में से पॉलिप भी ओकेजनली निकल सकता है. मेस्टॉइड की बात करें वो कैसा होता है, तो मेस्टॉइड हाइपर सेल्यूलर होता है. और या इसके अलावा द म्यूकोजा ऑफ द मेस्टॉइड ईयर सेल्स यू विल सी द सिमिलर चेंजेस, दैट इज द म्यूकोजा विल बी वेरी मच रेड, वेलवेटी एंड एडिमेटस. राइट बेटा? ओके. Now, the causative agents of the chronic suppurative otitis media should remain the same as in case of the acute otitis media, like the ones which cause the URT infections. They are the most common ones like the streptococcus, pneumococcus, staphylococcus, ठीक है, and some gram-negative organisms like the Proteus, Pseudomonas, E. coli and Klebsiella. Right, beta? So I hope you now understand the pathology as well. Once again, let's have a quick recap. Yeah, let's have a quick recap. There are two types of the chronic suppurative otitis media. One type is the tibotympanic type, one is the aticoenteral type. The one we are discussing is the tibotympanic type. ये ज़्यादा इसका benign course होता है, ये aggressive नहीं होती. ठीक है. टिबोटिम्पेनिक टाइप हमने डिस्कस किया, ये किस में से डेवलप होती है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में से. ठीक है. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अगर क्रॉनिक में कन्वर्ट होगी तो वो क्रॉनिक की कौन सी टाइप में ऑलवेज कन्वर्ट होती है? टिबोटिम्पेनिक टाइप में. ठीक है. अच्छा, टिबोटिम्पेनिक को टिबोटिम्पेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिडिल ईयर में कैसे पहुंचता है? या तो ईस्टेशन ट्यूब के थ्रू या तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू. इस कंडीशन में हमेशा आपको जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेटेड मिलेगी. ठीक है. सेंट्रल परफोरेशन होती है मेम्ब्रेन के अंदर, और परफोरेशन का छेद का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो सकता है. ठीक है. साइज़ वेरी करता है, शेप वेरी करता है. ओके. और इसी तरीके से टिबोटिम्पेनिक में और क्या बताया फिर मैंने बेटा? इसके अलावा जो मिडिल ईयर की जो मिकोजा है, इट विल बी रेड, वेलवेटी, एडिमेटस. ऑसिकल्स बिल्कुल ठीक होते हैं. ओकेजनली मिकोजा में से पॉलिप निकलता हुआ दिख सकता है. और इसके अलावा जो मेस्टॉइड अगर देखें तो मेस्टॉइड में सेलुलरिटी ज़्यादा होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, और उसकी म्यूकोजा जो होगी मेस्टॉइड एयर सेल्स की वो भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी मिडिल ईयर की है, यानी कि एडिमेटस, रेड और स्वॉलन. कॉजेटिव एजेंट्स वही एक्यूट वाले, क्योंकि ये वाली जो टाइप है टिबोटिम्पेनिक क्रोनिक की, ये वाली जो टाइप है एक्यूट से ही ऑलवेज डेवलप होती है, तो एक्यूट वाले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. ठीक है. लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मोस्टली यही होते हैं यूआरटी इन्फेक्शंस वाले. लेकिन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंडीशन, के पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द टिबोटिम्पेनिक टाइप ऑफ द chronic suppurative otitis media. Let me now tell you. Clinical presentation beta, the main symptom of the tibotympanic type of chronic suppurative otitis media is mucopurulent discharge. कान से पानी आता है. It can be intermittent, वक्फे वक्फे के साथ बीच बीच में, और इट कैन बी परसिस्टेंट, हर वक्त कान से पानी आता है, वो भी म्यूकोपुरुलेंट. ठीक है. एंड देयर कैन बी कंडक्टिव टिफनेस, बट इट विल नॉट बी सीवियर, इट विल बी माइल्ड टू मॉडरेट. क्योंकि बिल्कुल आई नो कि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया जो है, खास करके जो हम डिस्कस कर रहे हैं टिबोटिम्पेनिक, उसके अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन बनती है, लेकिन ऑसिकल्स तो नॉर्मल होते हैं, ऑसिकुलर चेन तो इंटैक्ट होती है. ठीक है. तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन की वजह से कंडक्टिव टिफनेस होगी, लेकिन इट विल बी माइल्ड टू मॉडरेट बिकॉज स्टिल द ऑसिकुलर चेन इज़ नॉर्मल एट लीस्ट. राइट. क्रॉनिक कंडीशंस में पेन तो होता नहीं है. क्रॉनिक कंडीशंस में पेन तो होता नहीं है. पेन होगा एक्यूट एक्सर्बेशन के दौरान. ठीक है. नॉट ड्यूरिंग द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया. और एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी आपको? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में ज़ाहिर सेंट्रल परफोरेशन होगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से डिस्चार्ज आता हुआ मिलेगा. म्यूकोपुरुलेंट हो सकता है या सिर्फ प्यूरुलेंट हो सकता है, और प्रोफ्यूज हो सकता है. ठीक है. So it's easy now, right? So far what did we discuss? The pathology of the tibotympanic type. पैथोलॉजी में मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन में परफोरेशन होगी. ठीक है. मिकोजा कैसी होती है? रेड, एडिमेटस, स्वॉलन. इसी तरीके से मेस्टॉइड एयर सेल्स का बताया कि उसकी मिकोजा भी रेड, स्वेलन होगी. कॉजेटिव एजेंट बताए पैथोलॉजी में. फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताइए. अब ज़रा इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे आप इसको. देखें,
कान से डिस्चार्ज आ रहा है तो उसका सैंपल लेंगे और औरल स्वाब लेंगे, दरअसल कान से स्वाब लेंगे ईयर डिस्चार्ज का, उसकी कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे ताकि पता चले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्योंकि जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पता चलेगा तो फिर हम एंटीबायोटिक कैसे स्टार्ट करेंगे जब बैक्टीरिया नहीं पता चलेगा। क्योंकि बेटा क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया जो है दिस टिबोटेम्पेनिक वैरायटी, इसके अंदर मैंने बताया कि मेस्टोइड भी इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्वमेंट होती है आप ज़रा पिथों में देखें ऊपर, मेस्टोइड बिकम्स हाइपर सेल्यूलर एंड द म्यूकोसा ऑफ द मेस्टोइड एयर सेल्स बिकम वेरी मच रेड स्वॉलन इन एडिमेटस। तो क्यों ना एक्सरे मेस्टोइड करवाया जाए, और इसका ख़ास व्यू होता है जिसको हम लॉज व्यूज़ कहते हैं, ठीक है, LAW लॉज व्यू। और इस पर क्या फाइंडिंग मिलेंगी, वही जो हमने पीछे डिस्कस की, मेस्टोइड बड़ा हाइपर सेल्यूलर होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, और अगर ये इन्फ्लेमेशन मेस्टोइड में प्रोलॉन्ग्ड रहती है, इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग्ड रहता है, तो मेस्टोइड जो है अंदर से स्क्लेरोटिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो आई होप यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग राइट। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। Few more tests after the on the previous page. What tests did we do? एक तो हमने क्या देख लिया बेटा, एक हमने देख लिया, एक तो हमने कल्चर सेंसिटिविटी करवा ली, ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, या मेस्टोइड का एक्सरे करवा लिया, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ द ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री करवाएंगे, और इससे कंडक्टिव डीफनेस, हियरिंग लॉस विल बी अराउंड 40 डेसिबल, नॉर्मल इज़ बिटवीन 0 to 25, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। और इस पेशेंट को कंडक्टिव डीफनेस तो होगी क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड है, और वो 0 to 25 पे नहीं सुन पाएगा, उसको ज़्यादा आवाज़ की इंटेंसिटी चाहिए होगी सुनने के लिए, और कहाँ तक लिखा हुआ है 40 डेसिबल तक, ठीक है। CT स्कैन करवाओगे टेम्पोरल बोन का तो वैसे इट इज़ नॉट इंडिकेटेड, बट इट इज़ वी यूजुअली डू नॉट परफॉर्म द CT temporal bone in case of the tibotympanic type of the chronic otitis media, but CT is indicated if there is suspicion of the cholesteatoma or the bone erosion, ठीक है। यूजुअली इन tibotympanic variety there is no need of the CT temporal bone, क्योंकि इसके अंदर cholesteatoma वगैरह नहीं बनते। cholesteatomas they are the important findings of the next variety which we'll be discussing, that is the aticoantral type. What is the treatment available beta for your tibotympanic variety of the chronic suppurative otitis media? इन्फेक्शन है, क्रॉनिकली रन कर रहा है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। वो तो शुरू में ही दे देते हैं एक्यूट फेस में, एक्टिव फेस में, ठीक है। औरल टॉयलेट रखेंगे कान के अंदर ताकि कान ड्राई रहे, ठीक है, जो डिस्चार्ज आ रहा है वो उस कपड़े के अंदर, उस पैक के अंदर जो है सूख जाए, सारा जज्ब हो जाए। टॉपिकली एंटीबायोटिक दे सकते हैं विथ और विदाउट स्टेरॉइड, एनाल्जेसिक्स देते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए अगर एक्यूट एक्सरपेशन है तो, वरना क्रॉनिक में तो पेन नहीं होता। आल्सो एलिमिनेट द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, ऑब्वियसली कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कान में आया कहाँ से, टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, एडिनोइड्स तो नहीं है, साइनसिस तो नहीं है, तो आप जो है एक्चुअली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को एलिमिनेट करें ना। फ़र्ज़ करें पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस थी, ठीक है, और फर्ज करें बेटा पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस थी और दैट टॉन्सिलाइटिस वाज ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट काज्ड टॉन्सिलाइटिस, और फिर वहाँ से वो मिडिल ईयर में चला गया यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू और ओटाइटिस मीडिया करवा दी। तो आप टॉन्सिलाइटिस को जब तक ठीक नहीं करेंगे तो फिर तो ईयर को ठीक करने का फ़ायदा ही नहीं। अगर आप ईयर ठीक भी कर देंगे तो फिर वापस टॉन्सिलाइटिस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिडिल ईयर में चला जाएगा, ठीक है। आल्सो यू परफॉर्म द कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी टू इरेडिकेट द रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन इन द मेस्टोइड ईयर सेल। अच्छे से आपको पता है बेटा कि अगर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन आ जाता है, ओटाइटिस मीडिया होती है, तो फिर यहाँ से आगे कहाँ स्प्रेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन कहाँ स्प्रेड होता है, मेस्टोइड के अंदर, मेस्टोइड एंट्रम में और एयर सेल्स के अंदर जाके बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज़ बना लेता है। तो हम मेस्टोइडेक्टमी कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं इस बोनी टिश्यू को, ताकि जो रिजर्वायर है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो रहा है वो रिजर्वायर ही ख़त्म हो जाए। साथ में टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं, वाई टू रिपेयर द परफोरेशन, द सेंट्रल परफोरेशन प्रेजेंट इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, राइट बेटा, ओके। So yeah, after investigation and treatment, let me tell you some complications of the tibotympanic variety of the chronic suppurative otitis media. Extremely rare
Complications are extremely rare in this variety, by the way, but with the prolonged discharge, there can be the polyp formation in the middle ear, which comes out through the perforation. If this polyp is very much large, it will come out through the external auditory meatus. मैंने आपको ये बात पीछे पैथोलॉजी में भी बताई कि देखें इन्फ्लामेशन कंटिन्यूस रहेगी, प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज होगा तो मिकोजा में से पॉलिप निकलेगा, पॉलिप बनेगा, वो पॉलिपेटस आउटग्रोथ होगी मिकोजा में से, ठीक है, खास करके मिडिल ईयर में। लेकिन अगर ये आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया तो इट विल गेट लार्जर इन साइज़ और इतना बड़ा कि मिडिल ईयर से फिर बाहर आएगा। और मिडिल ईयर से बाहर कैसे आएगा? परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आएगा और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद कान से बाहर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई कैन शो यू द पिक्चर एज वेल बेटा। Can you see this picture? This is the polyp coming out through the external auditory canal. Can you see the polyp? This is the polyp coming out through the external auditory canal. ये इतना बड़ा पॉलिप है कि पहले ये मिडिल ईयर में डेवलप हुआ, फिर ये लार्ज हुआ, फिर मिडिल ईयर से बाहर आया। मिडिल ईयर से बाहर कैसे आया? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, थ्रू दैट परफोरेशन इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। फिर वहाँ से जो है ये बाहर आपको मिएटस में भी दिख रहा है। दिस इज़ द पॉलिप, राइट बेटा? ओके, या सो कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ द ट्यूबोटिम्पेनिक वैरायटी आर रेयर, but with the prolonged discharge there can be the polyp formation in the middle ear and it will come out through the perforation. If it is large enough, it will come out through the external auditory meatus. क्रॉनिक डिस्चार्ज विल लीड टू द ओटाइटिस एक्सटर्ना। जाहिर सी बात है, क्रॉनिकली कान मिडिल ईयर से डिस्चार्ज आए जा रहा है। आप मुझे बताएं कि डिस्चार्ज कहाँ आ रहा है? प्राइमरीली मिडिल ईयर में, फिर मिडिल ईयर से बाहर जा रहा है। क्योंकि देखें, अगर ये आपका मिडिल ईयर है बेटा और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये मिडिल ईयर है, ठीक है, ये मिडिल ईयर है, यहाँ पे डिस्चार्ज बन रहा है और ये परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो ये डिस्चार्ज इस परफोरेशन के थ्रू बाहर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आएगा, जाहिर सी बात है, फिर इस मिएटस पे आएगा। तो जब डिस्चार्ज हर वक्त यहाँ पे रहेगा तो इट विल बी अ वेरी गुड मीडियम फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। सो इट विल देन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द ओटाइटिस एक्सटर्ना हेयर। क्योंकि डिस्चार्ज कॉन्टीन्यूसली जब ये बाहर आएगा और यहाँ पे स्टेसिस करेगा, जमा होगा, तो इट विल अलाउ अ वेरी गुड मीडियम for to bacteria, and the bacteria will grow here and will cause another condition, that is the otitis externa. Rarely in case of the tubotympanic variety of the chronic suppurative otitis media there is the necrosis of the ossicular chain. अगर होती भी है तो particularly long process of incus की होती है, not malleus but incus, right? Incus is the ossicle which is present between two। कुछ इस तरीके से होता है बेटा कि ये सबसे पहले आपकी यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के करीब मेलियस होती है, मेलियस के बाद इनकस होती है, इनकस के बाद स्टेपीज होती है, ठीक है। तो ये बीच में इनकस जो है, इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है, उसकी नेक्रोसिस होती है ड्यू टू रिकरेंट और परसिस्टेंट इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस को सादे अल्फाज में अगर मैं समराइज़ करूँ तो वैसे तो रेयर हैं इन द ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप, लेकिन विद द प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज मिडिल ईयर में पॉलिप बनता है, पॉलिप बड़ा होता है, इस परफोरेशन के थ्रू बाहर आता है और बड़ा हो जाता है, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को क्रॉस करके यहाँ तक भी इवन नज़र आता है, जो मैंने पिक्चर में आपको दिखाया। क्रॉनिक डिस्चार्ज होगा, हर वक्त डिस्चार्ज यहाँ से आता रहेगा। इट विल प्रोवाइड गुड मीडियम फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो हेयर एंड काज द अनदर प्रॉब्लम, दैट इज ओटाइटिस एक्सटर्ना। रेयरली ऐसा हो सकता है कि इस कंडीशन में जो ये आपके ऑसिकल्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो। अगर होती भी है तो पर्टिकुलरली जो इनकस का लॉन्ग प्रोसेस होता है उसकी होती है ड्यू टू द रिकरेंट और परसिस्टेंट इन्फेक्शंस। दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबोटिम्पेनिक वैरायटी ऑफ द chronic suppurative otitis media, and we'll now talk about another type of the chronic otitis media, that is the etechoenteral type.